उखड़ा सुखड़ा जितना भी गाना था गा लिए ना। अभी मेरे तरफ ध्यान दें। फिजिक्स के पहले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, फिजिक्स का जो हम लोग पहला चैप्टर का पहला वीडियो किए थे ना, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की संरचनाएं हल्की गैसेस, भारी गैसेस और जलवाष्प से मिलकर बना हुआ है। तुमको क्यों उठ गया? धूल कणों से भी मिलकर बना हुआ है। तो चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक धूल कण है, एक तो भारी गैस, एक वो हल्की गैस और एक तो जलवाष्प, है ना, वाटर वेपर। इस सब से मिलकर हम लोग का क्या बना है? वायुमंडल बना है। और वायुमंडल की जो परतें होती है वो कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। सबसे पहला जो वायुमंडल की परत है वो कौन सा है? क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है बाबू? क्षोभ मंडल। वायुमंडलीय जितनी भी घटनाएं होती है वो सब कहां पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं तो हम लोग को मिलता है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर जाते हैं तो मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर जाते हैं तो आयन मंडल। जितना भी उल्का पिंड वगैरह हो जो होते हैं वो सब कहाँ पे होते हैं? आयन आयन मंडल में ये हो जाता है। उसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कितना 1000 किलोमीटर पे? 1000 किलोमीटर पे है, ठीक है। और उसके बाद आयन मंडल जो है ये 600 से 650। और उसके बाद मध्य मंडल है, समताप मंडल है, समताप मंडल, समताप मंडल। आयन मंडल को ही हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? बहुत ही ज्यादा है ना। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य मंडल से ऊपर जाने पर क्या होगा? तापमान में बढ़ोतरी होगी कि तापमान में घटोतरी होगी? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मध्य मंडल में -90 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? -90 डिग्री सेल्सियस। ये सब चीजें आप लोग को हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बाबू। यहाँ पे कुछ एनिमेशन हम देखते हैं, एनिमेशन लगा के बनाए हैं हम, कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं। क्या वायुमंडल की आज सेकंड वीडियो देखना है। ये वीडियो नंबर सेकंड है। फिजिक्स का ही टॉपिक है लेकिन उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, किसमें? वायुमंडल का। हल्की गैसेस और भारी भारी गैसेस। तो सभी के सभी गैसेस, पृथ्वी कितना खतरनाक जल रहा है। सबसे पहले देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर को ही हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। ठीक है, रेडी है? देखा जाए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन नहीं, वायुमंडल की संरचना। या समताप मंडल के ऊपर 90 किलोमीटर में, जैसे मध्य मंडल है ना मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर से हम लोग लेते हैं अगर, तो यह ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटता है मेसोस्फीयर में। ये जस्ट बताने का भी मतलब बस यही है ताकि आप लोग को वो 90 किलोमीटर वाला पे समझ में आए, ठीक है। तो होमोस्फीयर था और तो नहीं, क्या था एगो? देखो, अरे होमोट्रॉपिक क्या नहीं था? होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, ये वाला खाली समझना है तो बढ़िया से। इसीलिए हम कहाँ से लिए हैं? मध्य मंडल से लिए हैं। तो मध्य मंडल में 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और न्यूनतम होता चला जाता है। -90 डिग्री सेल्सियस वहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बादल भी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ तापमंडल जो थर्मोस्फीयर जो 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है, ये तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कहाँ पर है? इसी परत में पाई जाती है। उसके बाद है बहिर्मंडल। यह सबसे ऊपरी भाग होता है। ये 600 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, लगभग 1000 किलोमीटर पे। यह वायु अत्यंत विरल हो जाती है यहाँ पर। अब रासायनिक संगठन के आधार पर विभाजन देखते हैं। देखिए आप लोग को रासायनिक संगठन और एगो बताए थे पर्यावरण संगठन। तो पर्यावरण संगठन के हिसाब से तो 5 बार, 5 गो भागों में, और रासायनिक संगठन के हिसाब से 2 हिस्सों में। तो उसमें कौन सा है? एगो होमोस्फीयर। यही क्वेश्चन आप पूछा था, अब बोला कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाए थे सर आप। पढ़ाई नहीं थे? मैं पढ़ाई नहीं था, आया कैसे? आएगा जरूर एकदम। होमोस्फीयर वायुमंडल का निचला भाग 90 किलोमीटर तक, जहां गैसों का अनुपात एक समान रहता है। बताए थे आप लोग को, जहां गैसों का अनुपात एक समान रहता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोस्फीयर। ये होम के पास है हम लोग। और हेट्रोस्फीयर मतलब हेट कर जाते हैं, किससे? अरे याद रखो ना, आपके घर में सभी कोई प्रेम करने वाला, तो वो क्या है? होमोस्फीयर। घर के अंदर है, अब बाहर हेट्रोस्फीयर, हेट करिए उससे, ठीक है, हेट्रोस्फीयर। तो 90 किलोमीटर के ऊपर तक जाने पर अनुपात में एक समान गैसेस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो हेट्रोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? होमोस्फीयर समझ में आया? वायुमंडल का निचला भाग, यानी कौन कौन सा भाग? वायुमंडल का निचला भाग मतलब कौन कौन सा भाग? अरे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर तक 90 किलोमीटर है ना, तो उस 90 किलोमीटर तक हम लोग को सारा का सारा अनुपात कैसा मिलेगा? बराबर मिलेगा। सारे गैसेस का अनुपात लगभग लगभग बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सममंडल कहेंगे। उसके बाद कौन होता है वो? विषममंडल, हेट्रोस्फीयर। तो हेट्रोस्फीयर कितना किलोमीटर पे? 90 से 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाला भाग पे जहां पे गैसेस एक समान नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोस्फीयर कहते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। कोई दिक्कत है किसी को? तो 2 गो प्रकार के बताओ, रासायनिक संगठन के अनुसार से 2 गो। कौन कौन से? ये
सममंडल और एक विषम मंडल। रासायनिक संगठन, क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक संगठन के अनुसार कितने हिस्सों बांटा गया है वायुमंडल को? दो। सममंडल और सममंडल जो होगा वो 0 से लेकर 1 किलोमीटर से लेकर कहां तक? 90 किलोमीटर तक। इसमें सारे गैसों के अनुपात क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। और विषम मंडल में जहां पे सारे गैसों के अनुपात समान नहीं मिलते हैं वो 90 से लेकर कितना तक है? 10,000 किलोमीटर तक है, जिसमें हर एक रासायनिक संगठन यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है और गर्मी भी बढ़ते रहती है। समझ में आ गया? ये देखो, ये है होमोस्फीयर, इसके नीचे वाला, इसके बाद डी लेयर, ई लेयर, आइनोस्फीयर, एफ, उसके बाद हेट्रोस्फीयर। समझ में आ गया? ऐसे करके लेयर्स बांटे गए हैं। होमोस्फीयर, उसके बाद डी लेयर, डी लेयर के बाद ई लेयर है, ई लेयर के बाद आइनोस्फीयर है, आइनोस्फीयर आयनमंडल, और उसके बाद एफ है, उसके बाद हेट्रोस्फीयर है। ठीक है, यहाँ पे के बाद कितने चल जाएंगे? 10,000 किलोमीटर पे ऊपर तक जाते रहो, वहां पे आपको तापमान सेम तरीके से नहीं मिलेगा, वहां पे गैसेस भी सेम तरीके से नहीं मिलेगा। समझ में आया? ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। लेकिन कहां पर? मध्यमंडल तक, है ना? मध्यमंडल के बाद तो ऊपर में जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान भी। समझ में आ रहा है? समझ में आया कुछ? इसीलिए यहां पर एक दिया हुआ है, ये स्केल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहां तक जब तक आप 90 किलोमीटर तक रहोगे तब तक ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, लेकिन 90 किलोमीटर के बाद ऊपर जाने पर आयन मंडल में तापमान भी बढ़ेगा और ऊंचाई भी बढ़ेगा। आप पृथ्वी से दूर होते चले जाओगे ना। समझ में आया? तो इधर पे क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान के क्या होता है? परिवर्तन। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, यहाँ ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। समताप मंडल, तापमान यहाँ ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, समताप मंडल पे ऊपर जाने पर। क्योंकि आप किसके पास जा रहे हो? किसके पास? आयनोस्फीयर के पास। समझ में आया? और देखो, क्षोभ मंडल में यहाँ ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने में तापमान घटता है, और इसमें यहाँ ऊपर जाने पर तापमान बढ़ जाता है। ऊंचाई के साथ वायु दाब में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसे? घनत्व और दाब, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडल विरल होता चला जाता है, मतलब पतला होता चला जाता है, थिन होता चला जाता है, जिसके कारण वायु का घनत्व और दाब दोनों ही कम हो जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो वायु का दाब और घनत्व दोनों क्या हो जाएंगे? कम। डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही कम हो जाएगा, मिलीबार एकदम कम हो जाएगा। समझ में आया? देखो, इसी तरीके से अब अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए, जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे तो वहां पे वायु का तापमान क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि भारी गैसेस से तो ऊपर चल गए, हल्की गैसेस वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, तो ऐसा लगेगा कि ना कि दाब बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, इसी तरह चंद्रमा पे चल जाओ तो वहां पे भी घनत्व भी कम हो जाएगा, एयर प्रेशर भी, एयर तो हिले नहीं है, एयर का कोनो बातें नहीं है वहां पर, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम। समझ में आया? वहां पे ग्रेविटेशन कुछ अलग हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो समुद्र तल से दबाव, देखो तुम्हारी किताब में दिया होगा, समुद्र तल से दाब, समुद्र तल से वायु दाब समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। समुद्र का जो तल सरफेस होता है ना, वहां पे औसतन कितना मिलीबार होता है? 1014 मिलीबार। समुद्र तल पे जो वायु का दबाव होता है वो कितना होता है? समुद्र तल पे सब कितना? 1014 मिलीबार। नहीं दिया है? किताब में दिया होगा। हाँ, 1014 मिलीबार। और उसके साथ ऊंचाई का प्रभाव, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घटकर कितना हो जाता है? 265 मिलीबार। देखो दिया है, 10 किलोमीटर पर ऊंचाई घटकर कितना हो जाता है? 265 मिलीबार 10 किलोमीटर पे। यानी कि कंडीशन एकदम सही है, जितना नीचे हम जाएंगे उतना दबाव बढ़ेगा। पृथ्वी पर अगर नीचे चले गए, समुद्र तल पे चले गए तो दबाव बढ़ जाएगा। हाँ, और ऊपर गए 10 किलोमीटर पे कितना कम हो जाएगा? 265 ही केवल रह जाता है। देखो, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घटकर 265 किलोमीटर रह जाता है, यानी और 10 किलोमीटर ऊपर गए तो 265 मीटर कम, 265 मिलीबार कम हो जाएगा ना। और 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर, ऐसे जाते 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 बेटा जीरो हो जाएगा वहां पर। कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा जहाँ पे ऊंचाई पे प्रभाव के कारण ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे उदाहरण के लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी है? 8,848 मीटर, पर वायु दाब का सतह की तुलना के लगभग 1/4, 1/4 हिस्सा रह जाता है, केवल 1/4 हिस्सा रह जाता है। अन्य कारक क्या है? वायु दाब केवल ऊंचाई पर ही नहीं बल्कि तापमान और आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। वायु का दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो वायु दाब केवल ऊंचाई पर ही नहीं बल्कि तापमान और आर्द्रता पर भी मापा जाता है। ह्यूमिडिटी जो होती है ना, कितने ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तापमान, अगर गर्म वायु है तो वो कैसी होगी? ठंडी वायु है तो थोड़ा भारी होगा, भारी भारी पना लगेगा, और गर्म वायु है तो थोड़ा हल्का हल्का टपका लगेगा। ठीक है, जैसे लू कैसी हवा है? गर्म हवा है। कौन चिनुक, ये सब कैसी हवा है? गर्म हवा है। तो ये सब हवाएं जो चलती है ना, उसमें तापमान भी कुछ ना कुछ रेडिएशन काम करते हैं, अन्य कारक है इसके। समझ में आ गया? ये माउंट एवरेस्ट का ये लोग है। अगर 100 मीटर पे आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा।
सॉरी यहाँ पे दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ से उठते चले जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पीक आएगा जहाँ पे आपका दबाव, वायु का दबाव थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? और उसके बाद ऊपर जाओगे तो और कम होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। और क्या कहते हैं, संवहन प्रभाव और आंधी। संवहन का प्रभाव दिखाई देगा। संवहन, पृथ्वी जो गर्म होती है वो किस विधि के द्वारा गर्म होती है, संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। आपको हीट चैप्टर में पढ़ना है, इसी मतलब फिजिक्स में ही पढ़ना है हीट चैप्टर। जब उष्णता पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे एक चालन विधि होता है, एक संवहन विधि होता है, एक विकिरण विधि होता है, एक अभिसरण विधि होता है। ठीक है, ये सब होता है। एक एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, जिसमें से हम लोग को एक देखना है संवहन विधि। संवहन विधि के द्वारा फ्रिज ठंडा होता है, संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है या ठंडा होता है। समझ में आ गया? सबसे पहले वायुमंडल में क्या होता है कि टेम्परेचर जब आता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है, तो सबसे पहले गर्म कौन होता है? पानी गर्म होगा कि सड़क? सड़क पहले गर्म हो जाएगा। और पानी कैसे होगा? धीरे धीरे गर्म होगा, तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो उसमें जो गर्म और ठंडी हवाओं का जो मिश्रण रहता है ना, इसके वजह से संवहन विधि के द्वारा आंधी वगैरह चलने लगते हैं और ये आंधी वगैरह आने लगता है। इसमें देखो कन्वेक्शन कहते हैं इसको, कन्वेक्शन करंट। इसमें प्रक्रिया क्या होती है, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी की सतह के संपर्क वाली हवा गर्म होकर फैलती है, जिसके कारण घनत्व क्या हो जाता है, कम। अगर हवा क्या हो जाएगी, सूर्य के गर्मी के कारण हवा में आर्द्रता कम, नमी कम, तो वो क्या हो जाएगी, हवा गर्म। तो वो गर्म हवा कभी भी नीचे नहीं रहेगी, वो ऊपर की ओर उठते चली जाएगी और सामने की ठंडी हवा उसको भर देगी, आके फिलअप कर देगी। कभी भी हवा कहीं पर अगर गर्म हो रही है ना, तो वो ऊपर हो जाता है और ठंडी हवा उसके जगह पर आ जाती है। समझ में आ रहा है? ठंडी हवा। तो ये काम है संवहन विधि का। किसके विधि? संवहन। पानी जो गर्म होता है वो किसके कारण होता है? पानी, पानी जो आपका में पानी गर्म होता है ना, एक टब में, एक टब ले लो, मान लो ऐसा एक टब ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा एक टब है, ये एक टब है। ठीक है, और इसमें आप पानी गर्म कर रहे हो, मान लो ये पानी गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब इधर से आग जब दोगे ना इसको, तो सबसे पहले पानी कहाँ गर्म करेगा? नीचे में, नीचे वाले हिस्से को गर्म करेगा। अच्छा, ऊपर अगर सूरज से अगर गर्मी आ रही है तो सबसे पहले पानी कहाँ गर्म होगा? ऊपर वाला हिस्से का, उसके बाद तो नीचे जाएगा। और लेकिन इधर से आग जला रहे हो तो अपने घर में जब मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो यहाँ से जब आग जलाओगे ना, तो ये ऊपर वाला क्षेत्र का क्या करेगा, पहले अंदर वाले क्षेत्र का गर्म करेगा और इसके बाद ये धीरे 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 ऊपर गर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर में, नीचे पानी गर्म हो रहा है तो ऊपर में उंगली डाल के चेक करें कि हाँ भाई गर्म है कि नहीं है। गर्म है वो भी, बस शर्त क्या है कि अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी उष्मा इस वाले पोर्शन को भी दे रहा है और ऊपर वाले पोर्शन को भी दे रहा है। पानी खोल के ना हौड़िया के ऊपर की तरफ जाता है, इसे हौड़ का ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे हौड़ के ऊपर की तरफ जाता है। इधर से भी पानी ऊपर की तरफ जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? इधर से भी पानी ऊपर, ऊपर से पानी इधर, वो उबाल मारता है ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे से पानी अगर जा रहा है तो इसके वजह से यहाँ का पानी तो गर्म हुआ, तो थोड़ा थोड़ा सा उष्मा इसको भी देते रहेगा। लो थोड़ा थोड़ा सा तुम भी उष्मा ले लो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा तुम भी उष्मा ले लो। ये फिर देगा तो ये भी बोलेगा कि लो थोड़ा तो तुम भी उष्मा ले लो। इसके कारण बीच का पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से कौन सी विधि होती है? संवहन विधि होती है। और फ्रिज में कैसे रहता है? तो देखो ये मान लो कि एक सैमसंग का फ्रिज है। किसका फ्रिज है? सैमसंग का। किसका फ्रिज है बाबू? सैमसंग का फ्रिज है। ये एक सैमसंग का फ्रिज है। सैमसंग का फ्रिज में क्या होता है, डब्बा नहीं है, ये फ्रिज है। ठीक है, तो इसमें फल वल रखा रहता है कि नहीं? फल में तो गर्मी रहती है, सब्जियां में गर्मी रहती है एकदम पूरा। अब क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। देखना यहाँ पर एक फ्रीजर दिया रहता है कि नहीं? यहाँ पे एक फ्रीजर दिया रहता है। इसी फ्रीजर में सबसे पहले फ्यूरिन गैस जो है इसमें जाता है और उसको ठंडा करना चालू कर देता है। सबसे पहले फ्रीजर ठंडा होता है, ये ठंडा होगा तो इसके बाद सारा का सारा गैस जो होगा और सारा के सारे ठंडे जो पन होंगे वो सब के सब इसी के अंदर आ जाएगा। धीरे 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 करके इसका जो गर्मी रहेगा ये ऊपर की ओर जाएगा। इसका जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ, नहीं समझे? इसका जो गर्मी है, ये फल का जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर का ठंडा कहाँ आएगा? नीचे। तो ये जब नीचे की ओर नीचे जाता है ना, ये ठंडापन जो ठंडा होता है वो नीचे की ओर जाता है, तो गर्म वाला हवा ऊपर की तरफ चल जाता है। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा हवा नीचे तक। कहाँ जा रहा है तुम? जा रहे ऊपर से ठंडा होकर फिर नीचे आएंगे। ठीक है, क्योंकि भारी हो जाएंगे ना। जो गर्म हवा रहेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी हवा नीचे की तरफ, तो इन दोनों में भेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसीलिए जो साइड वाला दरवाजा रहता है फ्रिज का, साइड वाला दरवाजा वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक ले रहा है तो उसके कारण गर्म हो जाएगा और अंदर का हिस्सा पूरा ठंडा कर देता है एकदम।
ठंडा, ये फल वल सब ठंडा हो जाता है, एकदम कड़कड़ा के एकदम ठंडा हो जाता है, कड़कड़ा के एकदम ठंडा हो जाता है, होता है कि नहीं। इसके बाद यहाँ से जो गर्म हवा रहती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जाके भाप बन जाती है। अब भाप बनेगा जैसे ही सब का सब ऊपर में एगो जम जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा ठंडा था, सब जम जाएगा। तो क्या करता है, सब उसमें से निकालता है, उसमें रासमुटाने टाइप का खखोर खखोर के निकाल। देखो हम निकाले हैं ये बर्फ, बर्फ का टुकड़ा निकाले हैं, वो बर्फ बन जाता है। यानी पहाड़ों पे जो बर्फ है वो एक्चुअली में हुआ कैसे है। हाँ, पहाड़ों के ऊपर जो माउंट एवरेस्ट पे इतना ज्यादा बर्फ है वो हुआ कैसे एक्चुअली, इसी संवहन विधि के द्वारा हुआ होगा, पक्का है कि नहीं बाबू, है कि नहीं। अरे बाबू जैसे फ्रीजर का काम कर रहा है वैसे हम लोग का वायुमंडल भी काम करता है, ठीक है। अब भाई कुछ ही दूरी पर तो नहीं जा पाओगे, जाओगे तो कहां पर, क्षोभ मंडल पे ही, उसके तो ऊपर नहीं जा पाओगे ना। तो क्षोभ मंडल तक जाते जाते तक ये लोग पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। और संवहन विधि के द्वारा पहाड़ों के ऊपर भी क्या जमता है, बर्फ जमता है। समझ में आया। इसी को सबसे पहले किसने देखा, किरचाफ बाबा ने देखा। किसने, किरचाफ बाबा। तो किरचाफ बाबा कहते हैं कि जो चीजें बहुत जल्दी गर्म हो जाती है वही चीजें बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। बुझाया, सब बुझा रहा है। क्या पता तुम लोगों को बुझा रहा है कि नहीं, हिंदी पढ़ा रहे कि फिजिक्स, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ जोश ही नहीं है। हाँ सर बुझाया, एकदम पूरा खतरनाक बुझा गया, कुछ बोलबो नहीं करता है। मत बोलो मेरा का है। अरे देगा कि नहीं रे तुम, काटिए देते भक्त, ठीक है। अब इसके बाद देखो, संवहन प्रवाह, हल्की गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर की ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे उतरती है। अभी बता दिए, हवा के इस चक्र को नीचे से ऊपर की ओर नीचे जाना, इसी कारण को क्या कहते हैं, संवहन प्रवाह कहते हैं। ऊपर नीचे पा जो जो ये हवा है वो हवा ऊपर नीचे, पवन जो होगी वो भी ऊपर नीचे होते रहेगी। ठंडी गर्म हवा हमेशा मिलजुल के ना एक साथ क्या बना देती है, कभी कभी चक्रवात बना देती है। ऊपर में पूरा भयानक एकदम क्या रहता है, बादल उदल रहते हैं, वो लोग के केवल लेके घूम जाता है पूरा। अब बोलता है कि चक्रवात लेके आए हैं, हमसे कोनो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा चक्रवात में एकदम, ठीक है। आंधी का निर्माण कैसे होता है, आंधी का निर्माण, जब किसी स्थान की गर्म हवा ऊपर उठती है और वहां कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की अधिक दाब वाली क्षेत्रों में ठंडी हवा तेजी से आती है, जिसे क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। ठंडी हवा तो ऊपर की तरफ गई, सॉरी गर्म हवा, और ठंडी हवा कहाँ आ जाएगी उसके सामने फिलअप करने के लिए। तो वो बोलेगा कि अरे तुम इधर क्या आ रहा है, बोलेगा हम तो यहाँ पे फिलअप करने आए हैं। तो बोले हम कहाँ जा रहे हैं, बोले ऊपर जाओ एकदम गर्म होके, फिर ऊपर से नीचे आना। वही हवा ना ऊपर जाके ना ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके फिर बोलता है अब तो हम भारी हो गए, एकदम खतरनाक, एकदम भारी हो गए, फिर नीचे चलो, फिर नीचे चला आता है। फिर जो ठंडी हवा थी वो गर्म होके ऊपर की ओर चला जाता है। इसको वायु चक्र कहते हैं। ये हमेशा का हमेशा ऐसे ही चलते रहता है, चलते रहता है। कभी कभी ये लोग गुस्सा हो जाता है, अरे तू हमके देख ले है, देख ले है, देख ले है, देख ले है, तब ले बेटा घूर जाता है एक के बार में, ठीक है। वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, आंधी उत्पन्न हो जाती है। बुझाया, क्या पता बुझाता है कि नहीं, तो बुझाया कि नहीं बुझाया, बहुत अच्छा से बुझा गया। अरे ऑनलाइन वाला तुम लोग को बुझा रहा है, आज में कैसे नहीं आएगा। शाम में नंबर चाहिए एकदम खतरनाक, कैसा नंबर चाहिए, खतरनाक नंबर। अब लेके आएंगे ना एकदम। चलो आगे देखा जाए बाबू, आगे देखा जाए। अच्छा नोट याद रखना, आंधी की घटनाएं गर्मी के दिनों में अधिक होती है, क्यों। आंधी की घटनाएं गर्मी के दिनों में ऐसे होती है, क्यों। गर्म हवा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, क्योंकि तापमान का अंतर क्या होता है, अधिक होता है, तापमान का अंतर अधिक दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है, परत जो है क्षरण कैसे हो, किस कारण से हो रहा है। ओजोन क्या करता है काम बाबू हम लोग पर, सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों या पराबैंगनी किरणों को वो रोकता है, लेकिन उसका क्षरण होता चला जा रहा है, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, वायुमंडल में मौजूद कुछ रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, रसायन, ठीक है, ये ओजोन परत होती है, रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्या नुकसान पहुंचाती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसके बारे में जानेंगे। ओजोन क्षरण है, क्योंकि आप लोगों की किताब में दिया है, देखो लाइन बाय लाइन है ना पूरा, ओजोन क्षरण दिया हुआ है। ओजोन के लेयर कैसे होता है, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो आप लोग सेंट मारते हो ना, सेंट, ठीक है, सेंट परफ्यूम जो भी है सब में मारते हो, उस सब में सीएफसी रहता है। देखो ये वाला जो हिस्सा है फ्रिज, इसमें से भी सीएफसी निकलता है, एसी इसमें से सबसे ज्यादा सीएफसी निकलता है, और जो परफ्यूम वगैरह मारते हैं उससे भी सीएफसी, ठीक है। ये सब क्या काम करते हैं कि सीएफसी जो गैस है, ये सीएफसी गैस ऊपर की तरफ जाता है और पूरे ओजोन लेयर को
हानि पहुंच, बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम, और पेड़ लगाने से वही ऑक्सीजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ की भी कटाई कर रहे हैं, और धुआं धूल वगैरह बहुत ज्यादा निकल रहा है फैक्ट्रीज से, गाड़ियों से बहुत ज्यादा निकल रहा है। खैर अभी तो सीएनजी वाला ऑटो आ गया है, नहीं तो ऑटो तो पूरा और खतरनाक सीएफसी फैलाता था। ऑटो जो होते हैं ना, अभी तो सीएनजी वाला आ गया ना, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस है, वो हवाओं में मिलकर ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है, उससे सीएफसी उतना ज्यादा नहीं निकल आ गया कि नहीं। ये सीएफसी गैस बहुत खतरनाक होता है। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। में भी कार्बन की मात्रा होगी, वो खतरनाक क्या बनाएगा, वो ओजोन लेयर को हरण करेगा, ठीक है, ओजोन लेयर को छोटा करेगा। ओजोन लेयर को छोटा करने का मतलब है, ओजोन लेयर पे छेद करने का मतलब है ओजोन लेयर का पतला होना। अगर कोई भी चीज पतला हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ हानिकारक फैलाएगा ही, ठीक है। तो क्या है मुख्य प्रदूषक, क्या है बाबू, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और हेलोन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन का प्रभाव भी देखा जाता है, जिसमें सीएफसी से निकलने वाला क्लोरीन, सीआई कहते हैं उसको, केल कहते हैं क्या, एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। परमाणु ऊर्जा को, एक परमाणु ओजोन को 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। क्या चीज खाली, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ना, वो 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है, किसमें का, ओजोन का, ठीक है। प्रतिक्रियाएं क्या होती है, क्लोरीन परमाणु ओजोन O3 को वापस ऑक्सीजन O2 में बदल देता है, जिसके इसकी सुरक्षा क्षमता खत्म हो जाती है। वापस ऑक्सीजन बदल देता है, जिसके कारण इसकी क्षमता खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ हरित प्रवाह, हरित प्रभाव जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जल जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही क्या फैलता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग उसको कहते हैं जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, आज 17 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक हुआ है, और इसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ओजोन का लेयर जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी का तापमान क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हरित गृह के प्रभाव के कारण भी ये बढ़ जाता है। के कारण देखो, तो वे पृथ्वी के निकलने वाली गर्मी को सोख लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बहुत ज्यादा होगा, तो भाई गर्मी को ऊपर निकलने दो ना, जाने दो गर्मी को ऊपर। ये बोलता है कि ना ना ना, अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट है, चलो नीचे, चलो नीचे, वापस नीचे आता है। ये देखना ठंडा अच्छा से नहीं पड़ रहा है, ये सब कारण किसका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठंडा अच्छा से नहीं पड़ रहा है, बरसात भी अच्छे से नहीं हो रही, साथ साथ हम लोग का गर्मी एकदम खतरनाक हो रहा है। गर्मी, सबका सभी गर्मी से ये डर सब लगा रहा है, और सब चीजों से समझ- हरित ग्रीन प्रवाह प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सूर्य की लघु तरंगे जो शॉर्ट वेव लेंथ होता है, ये वाली विकिरण से पृथ्वी पर आती है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली लंबी तरंग दैर्घ्य लॉन्गर वेव लेंथ वाली अवकारक विकिरण इन गैसों पर रोक लगा देती है। देखिए, ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें वजह से देखो यहाँ पे सूरज की रोशनी आ भी रही है और जा भी रही है। लेकिन इसका देखो, जब ह्यूमन इनहैंस होता है, जब ह्यूमन इनहैंस और उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, सूरज अपनी गर्मी तो देगी ही देगी, लेकिन देखो निकल कितना रहा है, ऊपर की तरफ देखो निकल रहा है ना, और देखो कितना सारा आ रहा है ऊपर से। मतलब कि ये ऊपर की तरफ निकलने ही नहीं दे रहा है। पृथ्वी क्या करती है ना, एक रिफ्लेक्शन के जैसे काम करती है, मतलब कि सूरज की गर्मी को ले आकर थोड़ी सी एनर्जी रख के बाकी सब वापस फेंक देती है, एल्वेडो के ये वापस फिर फेंक देती है। तो इसके फेंकने, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट फैला रहेगा, ऊपर से एक कवच ही बन जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, भाई वो तो धरती पे फिर वापस आएगा। इसी कारण धरती का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, धरती का तापमान बढ़ने का कारण क्या है इनमें से, तो उसमें ऑप्शन बी पे लिखा रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रवाह, ठीक है, हरित गृह प्रवाह। समझ आ गया, समझ आ गया, क्या होता है देखो, सूरज की गर्मी आ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और देखो ये एक, अरे भाई सबे का सबे रख लगा, ऐसा नहीं है। जब तक पृथ्वी पर पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, तब तक ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा का पूरा नहीं फैल सकता। इसमें से कुछ हिस्से निकल जाएंगे बाहर, लेकिन कुछ हिस्से देखो, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई है। वो ज्यादा हो जाए नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CFC ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होना। पहले 0.01% था कार्बन डाइऑक्साइड, अभी 0.0 पढ़ा था ना, बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। इसके कारण इतना वार चल रहा है, ठीक है, इतना वार, देखना जहां तहां दवानल चल रहे हैं, एकदम दवानल, मतलब जंगल में आग लग जा रहे हैं, कहीं कोई किसी के ऊपर मार रहा है, कोई हमला कर रहा है, बहुत खतरनाक। इसकी वजह से भी क्या फैलते हैं सब, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट के ही हम लोग
के अंदर। ठीक है? मुख्य हरित गैसेस कौन से कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गैसेस कौन-कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस कौन-कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देता है। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? कार्बन डाइ CO2। क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। रासायनिक नाम क्या है? CO2। और क्या होता है बाबू? मीथेन, CH4। क्या होता है? मीथेन, CH4। याद करिए मेरे साथ। हरित ग्रीन प्रवाह को लाने वाले गैसेस का नाम क्या है? सबसे पहले CO2, दूसरा CH4 मीथेन, दूसरा CH4, तीसरा N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा होता है बाबू? नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझ में आ गया? नाइट्रोजन के इसमें कितने अणु होते हैं? 2 ठो। ऑक्सीजन के कितने अणु? 1 ठो। समझ में आ गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद क्या आता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको तो भूलना मत कभी। सीएफसी को भूलने की कोशिश नहीं करनी है। हरित ग्रीन गैस के दो सबसे प्रमुख अगर गैस है कोई, तो एक है CO2, एक तो है CFC। इसमें कार्बन रहेगा, वो हरित ग्रीन प्रवाह करेगा। समझ में आ गया? समझ में आया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या है? H2O जलवाष्प है थोड़ा-थोड़ा सा। क्या है? जलवाष्प। ये क्या कर दे रहा है? पहले पृथ्वी ऐसे दिखती थी, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पूरा का पूरा एरिया ऐसा हो गया है। ये कलर का, गर्म है पूरा। और उत्तरी पोल का और दक्षिणी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो गैसेस है और जो वहाँ के पेंगुइन्स है, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण मारे जा रहे हैं। और साथ साथ वहाँ पे भी गर्मी फैलती चली जा रही है। इसके कारण जो समुद्र का तापमान है या फिर समुद्र में पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रही है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो बर्फ पिघलेंगे, और बर्फ पिघलेंगे तो क्या बनाएगा? पानी। सिंपल सी बात है। पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इसके बारे में जान जाया जाए। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखो, मानवीय गतिविधियों में जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई के कारण जब हरित गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, हरित ग्रीस, हरित ग्रीन, अरे ये वाला, ये सब सारे गैसेस, ये जब ज्यादा हो जाएंगे, जब ज्यादा हो जाएंगे तब, जब ज्यादा हो जाते हैं तो इसके वजह से हरित ग्रीन गैसों की मात्रा बढ़ती है, तो पौधा घर प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के सतह का तापमान, औसत तापमान बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके साथ साथ हरित गृह जो होता है, ये असल में कांच का एक घर होता है जो ठंडे प्रदेशों में पौधों को गर्म वातावरण देने के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली ये ग्रीन हाउस जो होते हैं ना, ग्रीन हाउस, ये ठंडे प्रदेशों में तो अब एक पौधे को गर्मी देने के लिए जरूरत होती है। एक कांच का घर टाइप का होता है और उसी कांच के, हाँ, ऊपर कांच लगाया रहता है। सूरज की गर्मी आती तो है, फिर वहीं पे रह जाती है। लेकिन अब ये पूरी पृथ्वी पर फैल गया है। इसको सबसे पहले बार ग्रीन हाउस इफेक्ट को ऐसे ही प्रयोग में लेके आया गया था, लेकिन अब पूरी फैल गया है हाउस इफेक्ट। इस तरीके से काम करता है हम लोग का ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी तरीके से काम करता है। पृथ्वी पर पूरे पेड़ पौधे हैं, अब उसको चाहिए क्या? चाहिए क्या? सूरज की गर्मी। तो सूरज की गर्मी तो लिया देता है, लेकिन उसके कारण हम लोग पेड़ की कटाई करते चले जा रहे हैं ना, इसके कारण सूरज की गर्मी को वो रोक ही नहीं पाता है। यहाँ पे आता तो है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा फैलने के कारण यही रह जाता है, वापस नहीं भेज पाता है। पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। तो इसको सबसे पहले प्रयोग किया जाता था, इसी का नाम ग्रीन हाउस रखा गया था। ग्रीन का मतलब पेड़ पौधे और हाउस का मतलब वो घर शीशे का। ठीक है? कारण इसका क्या पड़ गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो चल रहा है एकदम खतरनाक। हाँ, लगाए हैं हम खतरनाक, ये देख, देख रहे हो? हाँ, एक तरफ पूरा हरा भरा है, एक तरफ पूरा सूखा। यही होगा आने वाले समय में। हरित गृह या फिर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता अगर बढ़ती चली गई, यही होगा। सूखे से लोग खतरनाक ग्रसित हो, सूखा से लोग समझ में आया? समझ में आया? पृथ्वी की उष्णता बहुत ही बढ़ती चली। भूमंडल तापमान में समस्या हो रही है। वायुमंडल में अनुवांशीय परिवर्तन जिससे सभी प्रभावित हो रहे हैं। बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर का पिघलना जिसमें समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। तटीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे धीरे धीरे। सुमात्रा वगैरह क्या होते जा रहे हैं? डूब जा रहे हैं। जकार्ता वगैरह डूब चलते जा रहे हैं इंडोनेशिया। ठीक है? और देखना किसी समय में ऐसा आएगा, श्रीलंका भी डूब जाएगा। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड है, उसके अगल बगल का पानी अगर बढ़ेगा जाएगा। भारत थोड़ा, भारत का भी कई सारे क्या जो है, जैसे राम सेतु, राम सेतु का आधा हिस्सा तो डूब ही गया है। ठीक है? अत्यधिक गर्मी के कारण फसलों को क्षति और कृष्ण, एक्चुअली में राम सेतु का डूबने का कारण वो नहीं था। डूबने का कारण था कि 2004 में एक बाढ़ आया था, बहुत खतरनाक चक्रवात आया था। ठीक है? सुनामी टाइप का। वो सुनामी चक्रवात बहुत सारे आए थे, इसके वजह से वहाँ पर वो राम सेतु टूट गया और नीचे। लेकिन पानी की मात्रा बड़ी ही है। अनुमान क्या है? तो अनुमान लगाया गया है कि
पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, 100 वर्षों में। और वैज्ञानिकों के अनुसार 2030 तक इस 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। 17 से फिर 2030 में कितना पढ़ाना पड़ेगा मेरे को? पढ़ाना पड़ेगा 2030। अरे पढ़ाएँगे ही तक फिर पढ़ाएँगे और 4 साल तो बचा है। ये 4 साल में देखना 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब बढ़ेगा तब पृथ्वी का तापमान और खतरनाक हो जाएगा। तो कहाँ रहोगे? तुम लोग के बड़े होते-होते तक मेरा जो बचवा है बड़ा होते-होते तक क्या हो जाएगा? औरों एकदम खतरनाक बढ़ जाएगा। फिर 2050 तक हमको 22 डिग्री सेल्सियस हाँ, तब उसमें एकदम बूढ़े हो जाएँगे। बउआ कितना डिग्री है? 22 डिग्री। हाँ, 22 डिग्री। देखो कैसे बोल रहा है। मतलब उस समय तक पढ़ेगा रे गधा। तो 50 तक पढ़ोगे? 2050 तक टेम्परेचर बहुत बढ़ने वाला। पेड़ों की कटाई अगर होते रहेगी। ये सब किताबों में दिया हुआ है। कम से कम किताबों से पढ़ के आप पेड़ लगाना चालू कर दीजिए। नहीं तो आने वाला जो भुगतान होगा बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक भुगतेगा लोग। इसलिए आज से आप लोग को बोल रहे हैं, जहाँ-तहाँ पेड़ लगाना चालू कर दीजिए। घर के अगल-बगल नहीं है, टॉप लिया के पेड़ लगाना चालू कर दीजिए। क्या है? मेरे घर के आस-पास में देखो पूरा पेड़ पेड़ है। आपने भी पेड़ उगा के रखे हो, यहाँ पर भी। ठीक है? एकदम पेड़-वेड़ उगाते रहो एकदम। और क्या हो रहा है बाबू? भूतापन के कारण और परिणाम बहुत खतरनाक हो रहे हैं। भूतापन बढ़ेगा और इसके परिणाम क्या होंगे? वर्तमान में भूमंडलीय ताप वृद्धि और उसमें जनित पर्यावरण परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। इसके मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे दावानल होना। जैसे क्या होना? दावानल। तापमान बढ़ने का कारण क्या है? दावानल होना। दावानल का मतलब क्या होता है? जंगल में आग लगना। इसके वजह से भी भूतापमान बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन और ओजोन का क्षरण होना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों का तीव्र उत्सर्जन होना के कारण भी होता है। और क्या होता है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों का विनाश और भूमि उपयोग में परिवर्तन। जैसे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बहुत सारा बैठाया जा रहा है। और उसके बाद नगरीकरण हो रहा है, जैसे गाँव-गाँव में अब भी क्या बनाया जा रहा है? उसको अब शहर बनाया जा रहा है। वहाँ पर वनों का विनाश हो रहा है। अब गाँव में बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी सब वन वगैरह काट के घर बनाना चालू कर फैक्ट्रीज़ बनाना चालू कर दिए हैं। कटाई बहुत ज़्यादा उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। और साथ-साथ क्या हो रहा है? हरित गृह प्रवाह के रोकथाम के उपाय क्या हैं? हरित गृह प्रवाह को या हाउस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? ठीक है? कैसे उसको रोकथाम कर सकते हैं? रेमेडीज़ क्या-क्या हैं? जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करें। फॉसिल्स जो ईंधन है, उसको कम उपयोग किया जाए, ताकि वायु में CO2 की मात्रा क्या रहे? कम। उसके साथ-साथ खाद का संतुलित उपयोग किया जाए। रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, जिसमें N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड कम रहेगा। देखो खाद अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो उसमें से N2O निकलता है। और बहुत ज़्यादा जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। तो कम करना चाहिए। और क्या होना चाहिए? CFC पर नियंत्रण। फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर इस सब को आपको कम-कम उपयोग करना चाहिए। जहाँ पे 24 घंटा, 25 घंटा चल रहा है, कोई कहीं-कहीं देखना एसी जो चलता है इस एसबीआई कॉर्नर एटीएम में, मतलब चौबीसों घंटा चलते रहता है ना? ठंडों में चलते रहता है, ताकि पैसे में क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए चलते रहता है। पैसा में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, एटीएम में भी गर्मी है, पैसा भाई वो तो गर्मी रहेगा ही, इसी कारण एसी चला के रख देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? मशीन चलते रहते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा। सीएफसी नियंत्रण में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन का कम उपयोग करना चाहिए। सीएफसी तक ताकि कम निकले। वनीकरण, जंगलों को ना काटना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ताकि CO2 का संतुलन बना रहे। ये तो सबसे पहले काम करना है, वनीकरण। उसके बाद परिवहन, स्वचालित वाहनों का यथासंभव का प्रयोग करना। मतलब जब ज़रूरत हो तभी निकालिए आप उसको बाहर। जैसे कोई-कोई गाड़ी नहीं होता है जो देखना डीज़ल-उज़ल छोड़ता है एकदम, डीज़ल वाला गाड़ी अभी भी चलता है। पेट्रोल वाला गाड़ी अभी भी चलता है, लेकिन अब सीएनजी आने की वजह से थोड़ा-सा इसको कम किया गया। और साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाला, अभी इलेक्ट्रिक चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को बना सकते हैं। सौर ऊर्जा से हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक ऊर्जा से बना सकते हैं। तब ये कंडीशन होता है, हम लोग सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसके साथ-साथ ऊर्जा का समुचित उपयोग कर सकते हैं, रैशनल यूज़ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइंस्टीन के अनुसार सुनो, अब वो ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम लोग? ऊर्जा जो एनर्जी मिला हुआ है, उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसको खत्म की जा सकती है।
उसका हम बदलाव कर सकते हैं, दूसरे जगह यूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को हम लोग ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। क्या बोला है? केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सोलर एनर्जी का आज उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट्स जो जलते हैं उस पे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा दो और उसमें सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी जितना पड़ेगी वो उतना चार्ज हो जाएगा और चार्ज होकर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकते हैं। लेकिन उसका क्या हम निर्माण किए? क्या उसको हम नष्ट कर सकते हैं? सूरज को नष्ट कर दोगे? हाँ? अच्छा, भूतापीय ऊर्जा से भी हम लोग ले सकते हैं। पृथ्वी के अंदर भी क्या है? बहुत सारा ताप है, ऊर्जा है, उसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं और साथ-साथ पवन ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग। हवाओं से ऊर्जा ले सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह ले सकते हैं और उससे भी हम लोग अपने को बचा सकते हैं। क्या उस सब चीज़ों का एनर्जी का यूज़ करिए। पेट्रोल-वेट्रोल निकाल के पूरा बेच देता है। ले जाइए पेट्रोल जलाइए एकदम खतरनाक। हाँ, दवानल कर देता है एकदम, जहाँ-तहाँ जंगल में आग लग जाता है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कौन? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मेन एनर्जी के सोर्सेस कौन है? ये है। से प्राप्त ऊर्जा का 30% वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है और शेष 70% पृथ्वी पर अवशोषित चक्रों में उपयोग किया जाता है। सतत विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरत समझौता ना हो। मतलब आप आने वाले पीढ़ी है और हम लोग ग्लेशियर्स बचा रहे हैं, ग्लेशियर्स बचा रहे हैं ना। आजकल के पुराने पुराने जो तो कहीं न कहीं ग्लेशियर्स को आज बचा के रखे जिसकी वजह से हम लोग ग्लेशियर देख पा रहे हैं। आने वाले समय में वो ग्लेशियर्स भी खत्म हो जाएँगे। कौवे पूरे टोटल धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। स्पैरो, गौरैया ये भी धीरे-धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। अंडे बहुत ही ज़्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं और फ्लफी उसमें बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और उसमें अभी देखना तो अंडे के अंदर का जो वाला हिस्सा है ना वो बहुत बड़ा-बड़ा है और सफ़ेद वाला हिस्सा कम हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंडे ठीक तरीके से ये नहीं हो रहे। सिस्टमैटिक सिंथेटिक बना दिया जा रहा है, अंडा भी एकदम सिंथेटिक बन जा रहा है। मैन मेड हो जा रहा है अंडा, नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। ये कोई-कोई अंडे ऐसे हैं, प्लास्टिक टाइप का लग रहा है अंडे भी। तो ये सब कंडीशन होते हैं सतत विकास के। इसमें जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज़रूरत की समझौता ना किया जाए। ठीक है? लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पे है, आजकल के युवा पीढ़ी नाचने पे है और हम लोग उनके लिए ग्लेशियर बचा रहे हैं, जो ग्लेशियर का मतलब ही नहीं समझते। सारा ये युवा पीढ़ी है आजकल की, जिनको केवल नाचने-गाने से फुर्सतें नहीं है। अब मैगी-वैगी खा के अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। बट अब मैगी खाएगा अपने घर में और जाएगा जब इधर क्या कहते हैं उसको जिम-विम करने, ठीक है? तो गाड़ी से जाएगा, कार से और वहाँ जाके ट्रैक व्हील पे दौड़ेगा। गाड़ी से जाएँगे और ट्रैक व्हील पे वहाँ पे जाके दौड़ेंगे। अगर वही जन प्रोटीन पिएँगे। खा-खा के अपने शरीर को बनाओ, ठीक है? नेचुरल खाना, ना प्रोटीन खा के बनाइए। पानी दे रहे हो उसको, खाओगे तुमको। ऊर्जा और विकास, ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा और विकास देखेंगे ध्यान से। ऊर्जा की खपत आज आर्थिक वृद्धि की पहचान है, लेकिन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग भविष्य के लिए संकट पैदा कर सकता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित है। इन्हें बनने वाले लाखों वर्षों लगे हैं, लेकिन ये अगले कुछ 100 वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। अतः इनका संरक्षित कार्य है। मतलब थोड़ा-थोड़ा सा उपयोग किया जाए। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम ना बहुत जल्दी इसीलिए सभी कोई तो अब पेट्रोलियम से कहाँ जा देखो डीजल धीरे-धीरे खत्म होता चला जा रहा है। अभी गाड़ी जो आ रहा है वो ज़्यादातर किसका आ रहा है? या तो सीएनजी उपयोग करिए, देखिए अर्टिगा नाम सुने हो? 4 चक्का गाड़ी है अर्टिगा, तो उसमें सीएनजी है और पेट्रोल भी है, लेकिन डीजल पूरा खत्म कर दिया। डीजल वाला जो इंजन था पहले, जो रेलवे में चलता था, वो पूरा खत्म हो गया, धीरे-धीरे खत्म हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन आ गया। अब कोनो दिन ऐसा ना हो कि बिना इलेक्ट्रिक के भी अपने आप उस क्या चल दिया। क्या इलेक्ट्रिक वाला कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? पहले भाप वाला चलता था, तो भाप वाला खत्म, फिर कोयले वाला चला, तो कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, वो भी खत्म। लेकिन कई-कई जगहों पे अभी भी चलता है, जैसे उसको टॉय ट्रेन के लिए रख दिया गया, ठीक है? जैसे जहाँ पर हम लाइन नहीं लगा सकते, रेलवे लाइन नहीं लगा सकते, वहाँ पर क्या चलेगा? वो डीज़ल वाला चला दे थोड़ा-थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। अब इसके बाद थोड़ा एमसीक्यू है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कैसे हम लोग बचा सकते हैं, ऊर्जा का संतुलन कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर कहाँ तक हुआ? उधर तक मोड़ देना। तो खत्म हो गया? अभी सोलर एनर्जी वगैरह बचा है? वगैरह बचा है। तो ओज़ोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन-सा परमाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या हीलियम?
आंसर क्या हो जाएगा बाबू? क्लोरीन। कौन सा आंसर? क्लोरीन हो जाएगा। क्या? ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा परमाणु जिम्मेदार है? क्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परिवर्तित होती हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परिवर्तित हो जाती हैं? कौन से? आयन मंडल से। पहला का आंसर यह समझ में आ गया? पहला का आंसर समझ में आया? ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस परमाणु जिम्मेदार है? क्लोरीन। और वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परिवर्तित हो जाती है? आयन मंडल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए बताओ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव के पास दिखाई देने वाली ज्योति को क्या कहा जाता है? मेरु ज्योति, मेरु ज्योति, सौर ज्वाला, ओजोन ज्योति। अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ओजोन या ओजोन ज्योति बताओ। और सौर ऊर्जा या ओजोन ज्योति बताओ क्या होगा? देखो, जब सूरज से कई सारी किरणें निकलती है ना, तो कभी कभी वो 7,000 डिग्री सेल्सियस से निकलती हैं। कितने हजार? 7,000। और कभी कभी 4,000 डिग्री सेल्सियस से निकलती है। मान लो ये सूरज है, ए, ये रही हमारी पृथ्वी। कलर, ब्लू कलर से बना दे, ब्लू कलर की है। देखो ध्यान से बाबू, सूरज से जब किरणें निकलती है, मेरे तरफ ध्यान दो, सूरज से जब किरणें निकलती है तो वो लगभग 7,000 डिग्री सेल्सियस की होती है, जो इसके पार कर जाती है। अब हम लोग के पृथ्वी के बाहरी बाहरी वायुमंडल है, तो वायुमंडल की परत है, इससे हम इसलिए हम लोग की सूरज की गर्मी यहाँ पे नहीं आ पाती। लेकिन ऊपर के जितने सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं ना, उसको जला देते हैं। इसीलिए फोन देखना कभी कभी टू बज के खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये किसके कारण होता है? ये जो 7,000 डिग्री सेल्सियस का जो निकला हुआ है ना टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के कारण, 7,000 डिग्री बाबू, 7,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कारण इसके ऊपर एक ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है। पृथ्वी के ऊपर एक ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है नॉर्थ पोल पे, और एक वो साउथ पोल पे दिखाई देती है ज्योति। ठीक है? जो ऊपर की तरफ दिखाई देती है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल पे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। और नीचे की तरफ जो दिखाई देता है, उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। नॉर्थ पोल के पास अरोरा बोरियोलिस, और साउथ पोल के पास अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? नीचे साइड में। इससे याद रखेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या है? और वो जो किरणें निकल रही हैं, उसको हम लोग कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। समझ में आ गया? अब पृथ्वी के ऊपर से ज्योति वो दिखाई दिया तो अरोरा बोरियोलिस, और नीचे से दिखाई दिया तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। नॉर्थ पोल से अरोरा बोरियोलिस, साउथ पोल से अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ? नीचे के साइड में, यहाँ पे है, मकर रेखा पर आता है। ठीक है? तो बताओ, ये अरोरा बोरियोलिस देखो क्या है? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरोरा बोरियोलिस। क्या दिक्कत है किसी को? समझ में आया? नीचे की तरफ जाएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और ऊपर की तरफ जाएगा तो अरोरा बोरियोलिस। दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं हो। सुमेरु ज्योति अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और नीचे की तरफ आया तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक के अनुसार 2030 तक पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? 2 डिग्री सेल्सियस। अभी तो पढ़ाए थे। आगे क्वेश्चन देख रहे हो? सतत विकास, अनस्टेबल डेवलपमेंट, अभी पढ़ा इसको भी। केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत है। ध्यान में रखकर किया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की तेजी दोहन। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तो बताया भविष्य में पीढ़ियों के लिए, अभी मैगी खा के सब चीज भविष्य में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, विद्युत या पवन ऊर्जा? अरे ऊर्जा का स्रोत मुख्य क्या है? अभी तो बताए सूर्य है। अब ये भुला गया, सब नींद में करे। क्या रहा है तुम लोग को? क्लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का उत्सर्जन किन उपकरणों से होता है? सोलर पैनल से, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन से, साइकिल से या विद्युत पंखा से? हाँ, तो देखो अभी पढ़ ही रहा है। तो फ्लोरोकार्बन का, जल्दी जल्दी पढ़, बताओ रे इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं क्लास में, हम बेकारे जा रहे हैं। ये लोग क्लास में है ही नहीं। बोलो बाबू क्या होगा इसका आंसर? फ्लोरो, क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या आंसर क्या होगा बोलो?
रेफ्रिजरेटर, और कौन, एयर कंडीशन। हे भगवान, पढ़ने नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ेगा रे? बता क्या होगा आंसर। बेटा सब यहाँ पे वोट दे रहा है रेफ्रिजरेटर का और एयर कंडीशन का, ही सोलर पैनल पे चलेगा। जानता भी है सोलर पैनल क्या है? वो किसको हम पढ़ा रहे भाई, अब भी ये पढ़ा के निकले ना। हाँ, अरे ये अभी ना पढ़ा के निकले रे, सीएफसी के लिए उत्सर्जन कौन है? रेफ्रिजरेटर है, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और एसी का तुम लोग एग्जाम देगा रे, इसी फेल है बेटा तुम लोग। पास है तुम लोग, पास। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार, बोल आइंस्टीन आंसर बता। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा के संबंध का सत्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ऊर्जा केवल सूर्य से ही बनती है। क्या हो जाएगा सही आंसर? अब ये तो बताए थे, अभी भी नहीं बता पाएगा तो क्या है तुम लोग, मर वो चुल्लू भर पानी ले, चुल्लू भर भी नहीं। क्या बताए अब, एक बूंद लो, बूंद। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्तर कम होगा, जल स्तर बढ़ेगा, बर्फ पिघलने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समुद्र सूख जाएगा। कौन बात हुआ? कौन ऑप्शन है? ऐसे ही पता चल रहा है जल स्तर बढ़ेगा, तो बर्फ क्या हो जाएगा? पिघलने के कारण होगा, बर्फ पिघल जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं समझ में? क्या समझ में आ गया आप लोग को? 10 तो एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व कर लिए, अब बढ़िया से हम लोग एनिमेशन भी देख लिए, है कि नहीं? अब दिमाग में घुस जाएगा, कहा दिमाग में घुस, कहा ही लोग को फोटोस वोटोस दिखा के भी पढ़। अब कैसे पढ़ाया जाए भाई तुम लोग को? हाँ, तुम लोग मतलब कि बता दे रहे हो कि हम हैं हिंदी मीडियम के, हम चौपट हैं, हमसे नहीं होगा पढ़ाई लिखाई, चौपट है हम, एक क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं दे पा रहा है। खाली बेटा ये लोग लड़का लोग है, जाएगा खाली ट्रैकविल पे दौड़ने के लिए, करेगा, गाड़ी से जाएगा। हाँ नहीं, आगे जाके क्या करेगा ये लोग, क्या करेगा? तो वो एगो वीडियो वायरल नहीं हुआ था, क्या बनोगे बड़े होके, क्या बनोगे? तो दिखाता है कि फौजी बनेंगे। अबे बेटा अभी फौजी बनने के लिए भी मार्क्स चाहिए होता है 10th क्लास में, कौन समझाएगा? उसके बीच में ही कौन डालेगा? देखो मीम वायरल हुआ था, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक मैडम, एक स्कूल की मैडम बैक बेंचर से पूछ रही हैं कि आगे जाके क्या करोगे, क्या बनोगे, कहाँ जाओगे? तो वो दिखाता है, वो बैग फेंकता है, चल जाता है एकदम फौज में से लेके जाता है। अरे बेटा ये भी तो दिखा बीच में कितना पढ़ाई किया है तुमने। हाँ, ये भी तो दिखा कि बैक बेंचर्स में कितना नंबर लेके आया है। बैक बेंचर्स हो तो इस हिसाब से तुम अपने आप लोग को सोचते हो। हम लोग से तो पढ़ाई होगा नहीं, हम चौपट लड़का है। यहाँ पर हम रगड़ले जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। हाँ? चुपचाप से पढ़ रहा है सब। एफसी का फुल फॉर्म बता। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो सीएफसी का फुल फॉर्म। हाँ, हम नहीं है क्लास में, बोलो। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2 का फुल फॉर्म बता। हाँ, N2O का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, हाँ, और बोलेगा वो से ऑक्साइड बोल देना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब पढ़ाते हैं तो तुम लोग तो सुन आए हैं यहाँ पे भी आने के बाद सुने सुतैले लग रहा है, यहाँ सुले रहते हैं बेटा लोग। जाग जाओ अभी से, अभी जाग जा थोड़ा सा। 10th क्लास अच्छा से मेहनत कर ले, उसके बाद नहीं कोई बोलेगा पढ़ने को। समझ में आया? उसके बाद कोई नहीं बोलेगा पढ़ने को। हम लोग का फिजिक्स का ये प्लेलिस्ट हम लोग का यूट्यूब पे है टोटली, आप जाके देख सकते हो, उसमें वीडियोस भी देख सकते हो। ये सारा वीडियो आप लोग का अपलोड होते जाएगा उसी में। एगो वीडियो छोड़ दिए हैं जो पहला वीडियो बनाए थे, ठीक है, उसमें हम लोग छोड़ दिए हैं ये वीडियो का पूरा, ये प्लेलिस्ट है, आप इसमें जाके देख सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट है, ये ज्योग्राफी का भी आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो, वो भी वीडियो उसमें अपलोड कर दिया गया है। और एक तो है आपका ये हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट टोटली हम डाल दिए हैं आपके, उसमें भी वीडियो है, ठीक है। और एगो मिलेगा आपको लाइफ साइंस का, क्या मिलेगा? लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का, ठीक है। तो 4 को अभी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लाइफ साइंस का भी, फिजिक्स का भी, और साथ साथ किसका? लाइफ साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये 4 को सब्जेक्ट का हम लोग टोटली प्लेलिस्ट बना दिए हैं। इनका वीडियो मिसिंग हो जा रहा है, वो जाके उसमें, और हर दिन वीडियो बनेगा उसमें जाके आप अपलोड होते रहे। मैथ्स का ऑलरेडी से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं यार,
क्या बोलता है? मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी तो मैथ का नहीं बनेगा। ये 4 गो सब्जेक्ट का फिलहाल बनेगा, हिंदी और इंग्लिश, और इन सभी चीज़ों का आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऐप पे मिल जाएगा। ऐप जो है ना, ऐप पे जीडीई ऐप, प्ले स्टोर पे जीडीई ऐप पर मिल जाएगा। मैं टोटली एक पीडीएफ बनाया हुआ है, एक उसमें पूरा फाइल बनाया हुआ है, क्लास 10 ऐसे बोल के बनाया हुआ है, WBSE 26 करके, ठीक है? और उसमें पूरा का पूरा एक ना सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, उसमें फाइल के अंदर है। अच्छा, आपको जो ये क्लास नोट्स पढ़ाए हैं, ये क्लास नोट्स भी उसमें डाउनलोडेबल मिलेगा, ठीक है? डाउनलोड कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा चीज का एकदम बना दिए हैं, हर चीज का प्लेलिस्ट भी ठीक। किसी को दिक्कत है, कभी क्लास मिस भी हो गया ना तो मिस नहीं होगा, जाके जब मन तब देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, ठीक है? ऐसा सुविधा कर दी है। तब इंस्टाग्राम कम चलाओ, प्लेलिस्ट में कभी जाके वीडियो देख लिया करो, ठीक है? चुपचाप। और हम याद रखना, आने से पहले आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज इतना दूर तक पढ़े हैं, अगले दिन क्लास में ऐसा पढ़ना है, एकदम पूरा हमको बताना होगा कि सर हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, अब इसके बाद हमको ये बताना है, यहाँ तक हो गया था, इतना क्वेश्चन लिखा दिए थे, आंसर करा दिए थे, ये सब बताना होगा मेरे को। क्या ग्रुप में कहाँ पे छोड़ दिए थे, कौन सा क्वेश्चन ग्रुप में छोड़ा गया था, कौन सा नहीं छोड़ा गया था, कौन सा अभी तक है छोड़ा हुआ, वो सारा चीज आप लोग को बताना पड़ेगा। ये आकर आप पहले मेरे को ये बताएंगे कि सर अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इसमें कहाँ तक हुआ है और क्वेश्चन कितना हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी कहाँ तक पढ़ाए हैं, ठीक है? पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे। आज जैसे वायुमंडल का पूछे, कोनो नहीं बताया, हम ही सीधे स्टार्ट किए थे वायुमंडल से, वायुमंडल में ये सब इसे बता दिए थे। आप लोग को बताना है आकर, एक दिन पहले भी उसका वीडियो देखो या फिर नोट्स देख के आओ, लेकिन देख के आओ कि सर यहाँ तक बताए थे और यहाँ से आज बताना है, ठीक है? जिम्मेदारी लो थोड़ा सा अपने से, तब हम ही बताते रहे। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Don't forget to subscribe my channel.